नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले पर सदन का माहौल जबरदस्त अंदाज में गरमाया रहा। मुद्दों पर तीखे वार पलटवार हुए, सवाल हुए, जमकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंचकर भी नारेबाजी की, जिसके चलते उन्हें सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर बहस छिड़ी रही कि आखिर प्रदेश के गरीबों का आवास का हक कौन छीन रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रदेश के पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली हुआ। उन्होंने सदन को बताया कि 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश के तौर पर हमें 762 करोड़ रुपए देने थे, जिसके लिए हमने केंद्र से वक्त मांगा, लेकिन केंद्र ने आवंटित आवास राशि वापस ले ली। मंत्री सिंहदेव ने सदन को बताया कि बार बार मुख्यमंत्री के केंद्र से आग्रह के बावजूद राज्य के हक के 20,000 करोड़ रुपए लंबित हैं, तो योजनाएं कैसे चलेंगी। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि सरकार प्रदेश में गरीबों के आवास के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकती, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसकी वजह केंद्र सरकार है। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सौतेला बर्ताव कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार से सवाल पूछे। जो अधूरे आवास हैं 2,56,000, उनके लिए 751 करोड़ के लिए लोन के लिए वित्त विभाग को लिखा और उसकी अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलना राज्य सरकार का फेल्योर है। 18-19, 19-20, 20-21 के लिए मैचिंग ग्रांट ना देना राज्य सरकार का फेल्योर है। लगभग 18 लाख गरीब लोगों के मकान जो बनने थे, जो मिलने थे, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। आज उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने उसमें सदन की जांच कमेटी की मांग की गई कि सदन की जांच कमेटी बनाया जाए और उसके द्वारा उसकी जांच की जाए, आखिर ये मकान क्यों नहीं मिल रही है, राशि की क्यों कमी है, उसके क्या कारण है। पीएम आवास से जुड़े विपक्ष के सभी सवालों का उत्तर देते हुए सदन में मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में 2,74,000 मकान अधूरे हैं, लेकिन टूटने गिरने जैसी स्थिति नहीं है। ये सब कुछ केंद्रांश का पैसा न मिलने की वजह से है। मंत्री ने कहा कि जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव न किया जाए। सत्ता पक्ष ने भाजपा विधायकों से कहा कि वो केंद्र से राज्य के हिस्से का 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिलाने में सहयोग करें। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए, ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े, और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस कारण ऐसी स्थिति बनी। प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करें, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। सदन में पीएम आवास के मुद्दे पर बीजेपी सदस्यों ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की। इसके अलावा सवालों पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक नारे लगाते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा की सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया। कुल मिलाकर सदन में इस मुद्दे पर गरमाए माहौल से इतना साफ हो गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और जरा बात शहर संग्राम की।
तो प्रदेश के 15 निकाय के 370 वार्डों में चुनाव होना है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में उतरकर जीत के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। बड़े नेताओं और मंत्रियों के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। रिसाली नगर निगम में चुनाव को लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में दमखम लगा रही हैं। इसी कड़ी में मंत्री अनिला भेड़िया भी रिसाली पहुंची और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। भिलाई चुनाव के पर्यवेक्षक गिरीश देवांगन ने भी नगर निगम भिलाई में किया जनसंपर्क किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी रिसाली पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया है। भिलाई निगम के उड़को में प्रेम प्रकाश पांडे और भूपेंद्र सवन्नी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। वहीं जामुल में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने प्रत्याशियों के साथ प्रचार किया। ये 5 तस्वीरें आपको प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के प्रचार की बता रहे हैं। विधानसभा के समय जो घोषणा पत्र लेके जब हम आए थे, आज की स्थिति में अधिकांश घोषणाओं को हमने पूरा किया। इसका मतलब ये होता है कि जो हम बोलते हैं वह हम करते हैं। तो अभी के जो घोषणा पत्र है, चुनाव है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा सबका साथ मिले हमें और इस पर भी हमारे घोषणाओं को हर भांति की तरह हम पूरा करेंगे। जनता बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है। जनता को इस सरकार पर विश्वास है और यहाँ चुने हुए जो जनप्रतिनिधि उनको चुनेंगे उन पर भी उनको विश्वास है। और भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम, चरौदा नगर निगम सभी जगह हमारे महापौर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सभा आज से हमारे भिलाई नगर निगम में प्रारंभ हो रही है। आज हमारी 14 तारीख को हमारे ये पश्चिम मंडल पे हुडको पर हमारे जिले के सारे प्रमुख नेतागण उस सभा में उपस्थित रहने वाले हैं और 15 तारीख को भी हमारे पूरब मंडल पे और गदा चौक पर हमारी आम सभा होगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की जंग के बीच भाजपा ने घोषणा पत्र की जगह आरोप पत्र जारी किया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सभी नगरीय निकायों में इन आरोप पत्रों के साथ जाएगी और जनता को सरकार की वादा खिलाफी के बारे में बताएगी। भाजपा ने दावा किया कि जब 2018 में उनकी सरकार गई तब नगरीय निकायों का बजट 4000 करोड़ रुपए था, लेकिन आज नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठा पत्र, घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसमें ना कोई घोषणा है और ना ही कोई वादा है। भाजपा के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अपनी हार देखकर आरोपों पर उतर आई है। एक हम आरोप पत्र जारी कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं और मतदाताओं के बीच में भी जा रहे हैं कि इस 3 साल की कांग्रेस की सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसका जवाब दे। हम ये सारा आरोप पत्र लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हार निश्चित है। अपनी हार को छुपाने के लिए इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के बीच में बताना चाहिए कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार कौन से वादे पूरा किए, कौन से नहीं किए, वो जनता को बताना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से उनका हार निश्चित दिखता है। और मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना और कोविड काल में किए गए प्रयासों के संबंध में प्रधानमंत्री को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण के प्रयासों से अवगत कराया गया है। प्रधानमंत्री के अमूल्य विचार और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निसंदेह ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के 7 अन्य राज्यों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वाराणसी में हो रहे इस कॉन्क्लेव में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए कॉन्क्लेव में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर को काशी मॉडल की तर्ज पर विकसित और अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अफसरों को फ्री हैंड कर दिया है। आने वाले समय में उनकी ये कवायद क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। ग्वालियर में काशी मॉडल, शहर से हटेगा अतिक्रमण, अफसरों को काम करने में खुली छूट। सिंधिया बोले, मैं हूं ना। पीएम नरेंद्र मोदी के काशी मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है। ग्वालियर में भी काशी मॉडल को अपनाने की इच्छा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाहिर की है। दरअसल
सिंधिया ने शहर के विकास को लेकर अफसरों के साथ मंथन किया और महाराज बाड़ा, हजीरा चौराहा और मुरार के बाजारों में फुटपाती और हाथ ठेलों के अतिक्रमण को लेकर सिंधिया का फोकस रहा। इस दौरान सिंधिया ने काशी मॉडल पर काम करने के लिए अफसरों को फ्री हैंड देते हुए कहा कि आप लोग निडर होकर फुटपाथ से हाथ ठेले वालों के अतिक्रमण को हटाओ और उनको हॉकर्स जोन में विस्थापित करो। इस काम को करने में कोई भी नेता अगर परेशान करे तो आप लोग रुके नहीं, पीछे मैं खड़ा हूँ। ट्रैफिक की व्यवस्था ग्वालियर के अंदर किस तरीके से हम लोग को सुदृढ़ बनाने का है। आज मल्टी लेवल पार्किंग की भी शुरुआत हमने की है। इंदौर के तर्जे पे उन्होंने किस तरीके से सफलता प्राप्त की, किस तरीके से जनता को इसमें इन्वॉल्व किया है, उसका विश्लेषण करके ग्वालियर के लिए एक मॉडल बनना चाहिए। ग्वालियर की सड़कें साफ सुथरी होने के साथ साथ अतिक्रमण मुक्त हो, ये लोग भी चाहते हैं। अतिक्रमण हटेगा तो जाम की स्थिति भी काफी हद तक कम होगी और शायद इसीलिए सिंधिया ने काशी मॉडल को अपनाने के लिए ग्वालियर के अफसरों को फ्री हैंड कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया की इच्छा को लेकर तंज कसा है और कहा है कि सिंधिया का ये प्लान सिर्फ हवाबाजी लग रहा है। अब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सका है, सिर्फ योजना बनी है, वो भी कागजों पर। शहर की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के रेशियो में लैंड कितना है, रोड का एक्सपांशन कितना होना, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं। प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट होगी वो नहीं करना और घोषणा कर देना, यही इन लोगों की कमी है। सिंधिया ने ट्रैफिक सुधार में बाधा बने बिजली खंभों को हटाने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि ऊर्जा मंत्री से स्वीकृत कराने की बात कही है, लेकिन शहर से फुटपाथी और हाथ ठेलों के अतिक्रमण हटाना संवेदनशील मामला होने के साथ साथ लोगों के रोजगार से भी जुड़ा है। ऐसे में कार्रवाई कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, DMK, शिवसेना और अन्य दलों के लीडर्स को बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। बैठक में तय हुआ कि शरद पवार राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के इस संबंध में बात करेंगे और कोई रास्ता निकालने की अपील करेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि पौड़ी के थलीसेण के देहरादून लौटते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनका स्टाफ भी घटना में मौजूद था। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्हें तुरंत पाबो अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा ढाका में 50वें विजय दिवस समारोह को लेकर हो रहा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। राज्य में आज कोरोना वायरस के नए स्वरूप के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मामले मुंबई में और एक वसई विरार में पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार इनमें से किसी व्यक्ति ने हाल में विदेश की यात्रा नहीं की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई है। तो वैक्सीनेशन टारगेट पूरा नहीं करने पर यह फटकार लगाई गई है। उन्होंने कहा कुछ भी करो, एक भी टीका छूटना नहीं चाहिए। 100% वैक्सीनेशन नहीं होने पर कार्रवाई होगी। 2 दिन के अंदर टर्मिनेट और निलंबन की भी कार्रवाई कर देंगे। तो कलेक्टर ने बैठक लेने के बाद भीतरवार गए थे। कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने यह बात कही है। आपने SDM क्या धरना दिया? मुझे टीके चाहिए। अब मुझे बताइए 153 जो ऑनलाइन दिख रहे हैं ये क्या? 95 के अलावा इस सूची से मैच किया जो एक्स्ट्रा नाम दिख रहे हैं उनका क्या? सर क्या ऑनलाइन हुए नहीं है? मेरे को या तो मत बोलो। 153 माइनस 95 कितना हुआ? कितने एक्स्ट्रा बचे? 58। उन 58 पे वर्क कर लिया क्या हुआ? किस तारीख से लगाएंगे ये सूची है। आज कितनी तारीख? 14 तारीख। क्यों 4 दिन बीत गए? शिविर नहीं लगा था तो आपने SDM को फोन किया?
आपने एसडीएम क्या धरना दिया? टीके चाहिए। अब मुझे बताइए 153 जो ऑनलाइन दिख रहे हैं ये क्या, 95 के अलावा इस सूची से मैच किया जो एक्स्ट्रा नाम दिख रहे हैं उनका क्या? सर या तो ऑनलाइन हुए नहीं है। मेरे को या तो मत बोलो। 153 माइनस 95 कितना हुआ? कितने एक्स्ट्रा बचे? 58। उन 58 पे वर्क कर लिया क्या हुआ? किस तारीख से लगाएंगे आज कितनी तारीख? 14 तारीख। क्यों 4 दिन बीत गए? नासिर गौरी और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, कलेक्टर साहब जो हैं वो ज़्यादा कड़क नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर उनका पूरा टारगेट है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन पूरा करिए। बिल्कुल जाहिर सी बात इसलिए भी है क्योंकि जो वैक्सीन के मामले में ग्वालियर बहुत पिछड़ गया है और सेकंड डोज में तो काफी ज्यादा लगभग 2,80,000 ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी को लेकर सीएम की वीसी हुई थी, तब उसमें डीएम की फटकार लगी और उसके साथ ही कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बैठक ली थी, तब भी ये मुद्दा उठा था। तो उसके बाद लगातार वो टारगेट पर थे वरिष्ठ अधिकारियों के और सरकार के नुमाइंदों पर। तो आज जब वो बितरवार ब्लॉक में पहुंचे थे उसका रिव्यू करने के लिए वैक्सीन का, तो उसके बाद वहां जो लोग थे, अधिकारी थे, उनसे पूछा कि वैक्सीनेशन का इस आंकड़ा क्या है, तो बहुत निचले स्तर पर था। जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और फिर उन्होंने जिस तरह से डाटा है तो साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि एक भी छूटा, अगर एक भी टीका छूटा तो फांसी पर लटका दूंगा, यानी कि ये बहुत बड़ा शब्द उन्होंने बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कलेक्टर ने कर्मचारियों से कहा है कि घर जाओ, खेत में जाओ, पैरों में गिरो, मुझे 100% वैक्सीनेशन चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अगले दिन 2 दिन बाद फिर उसी इलाके में पहुंचेंगे और जो अधिकारी या जो कर्मचारी वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे तो उनको टर्मिनेट किया जाएगा, साथ ही निलंबन की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इस तरह की धमकी उन्होंने कर्मचारियों को दी है, जिसके पीछे वजह यही है कि लगातार ग्वालियर जिला जो वैक्सीन के मामले में पिछड़ता जा रहा है और उसकी फटकार कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से डीएम को पड़ रही है। तो डीएम ने अपने निचले जो स्तर के अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, उनको ये फटकार लगाई है। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आपको बता दें कि IBC 24 और राज्य सरकार के संयुक्त पहल से नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित सुकमा जिला और बलौदाबाजार में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। सुकमा जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिसमें जिले के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सुकमा जिले में विजेताओं को जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। तो वहीं बलौदाबाजार जिले में 908 बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के लिए IBC 24 और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें 10वीं से 12वीं के कक्षा के बच्चे शामिल हुए। कोंडागांव जिले में नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट के आयोजन में 2000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें विजेताओं को कलेक्टर ने सम्मानित किया। तो वहीं बालोद जिले में हुए इस परीक्षा में 900 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसके लिए जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।